चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़े ताकि आज की इस कक्षा की शुरुआत की जाए। और अब आपकी क्लासेस चालू हो चुकी है, आपको वीडियो भी आ रहा होगा, ऑडियो भी आपको दिखाई वीडियो दिखाई दे रहा होगा और ऑडियो भी आपको आ रही होगी, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखो एक बार, जय महाकाल सबको, है ना। अब आपको सारी बातें समझ दिखाई दे रही है, ऑडियो वीडियो ओके है ना। चलो बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है। आज वीडियो का फॉर्मेट दूसरा है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आ जाओ जरा आज की इस कक्षा की शुरुआत करें। देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था, मैं थोड़ा सा उसका रिवीजन आपको करवा देता हूं। लास्ट टाइम मैंने आपको ये पढ़ाया था कि वित्तीय बाजार क्या होता है। तो जहां पर वित्त का लेन देन हो उसे वित्तीय बाजार कहते हैं, और अवधि के आधार पर वित्तीय बाजार को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। अगर पैसों का लेन देन 1 साल या 365 दिन से कम समय के लिए हो रहा है तो याद रखना है मेरे दोस्त, उसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो मुद्रा बाजार के नाम से जानते हैं, है ना। उसे मुद्रा बाजार के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर है मेरे साथियों, अगर पैसों का लेन देन 365 दिन या 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए हो रहा है तो इसे पूंजी बाजार के नाम से जानते हैं। और इसको रेगुलेट कौन करती है? तो सेबी इसको रेगुलेट करती है। कौन रेगुलेट करती है मेरे दोस्त? तो सेबी इसको रेगुलेट करती है। फिर मैंने बताया था मुद्रा बाजार क्या है। तो मुद्रा बाजार दो प्रकार का होता है, संगठित और असंगठित। बैंक इसके अंतर्गत आती है, सेठ साहूकार असंगठित में आते हैं। पूंजी बाजार के प्रकार मैंने बता दिए थे, इसके उपकरण भी बता दिए थे, इसको कौन वो करता है वो सब बता दिया था। कल मैं शेयर आपको बता रहा था कि अंश क्या होता है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, भाग। तो अगर एक रोटी ये खाने वाले लोगों की संख्या 4 है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना तो 1/4 होगा। तो ये अंश के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब इससे आगे की मैं आपको चीजें बताना चाहता हूं मुद्रा बाजार में, इससे आगे की मैं चीजें बताना चाहता हूं। दरअसल दो चीजें हैं, एक को बोलते हैं प्राथमिक पूंजी बाजार और एक को बोलते हैं द्वितीयक पूंजी बाजार। इसे हमें पढ़ना है। तो ये शेयर के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई थी, मैं फिर से बता देता हूं इसके बारे में आपको कुछ चीजें कि शेयर क्या चीज है। तो सुन लो पहले, शेयर क्या चीज है। इसको अंग्रेजी में शेयर ऐसे लिखते हैं और हिंदी में इसे हम कहते हैं अंश, या इसका एक और नाम है, इसे हिस्सा भी कहते हैं, हिस्सा, या फिर इसे भाग के नाम से भी जाना जाता है, भाग। तो शेयर का मतलब होता है अंश, हिस्सा या भाग। ओके, इसे आप लोग शेयर के नाम से जानते हैं, हिस्सा, अंश या भाग, है ना। इसी को शेयर बोलते हैं। अब याद रखना, ये शेयर मार्केट में या कैपिटल मार्केट में इसकी क्या भूमिका है। तो मैं आपको सिंपल सी बात एक बताना चाहता हूं कि कोई भी एक कंपनी है, या कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है। कौन सी कंपनी? अमेजन बोल दूं इसको, अमेजन। तो अमेजन नाम नाम की एक कंपनी है। अभी अमेजन आपको पता है कौन सी एक कंपनी है? तो एक कॉमर्स कंपनी है जो मेरे साथियों क्या करती है? तो काम करती, कॉमर्स क्षेत्र में काम करती है। अगर इसके मालिक को पैसों की आवश्यकता पड़ती तो ये क्या करेगा? तो याद रखना है, अगर इसके मालिक को पैसों की आवश्यकता पड़ती तो ये अपनी हिस्सेदारी को बेच देगा, इसके शेयर को जारी करेगा मार्केट में। याद रखना, अगर ये कंपनी को पैसों की आवश्यकता है ना, बेजोस साहब को अगर पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो बेजोस साहब कहेंगे कि यार मैं अपनी कंपनी के कुछ शेयर बेच रहा हूं,
जैसे इसके 100% शेयर हैं मान लो बेजोस साहब के पास में, ठीक है, अगर वे इसके कुछ परसेंट शेयर बेच दें तो उन्हें पैसा मिल जाएगा कुल मिला करके। तो इन्होंने क्या कर दिया, इस कंपनी का कुछ परसेंट शेयर, मान लो 10% शेयर जो है वो इन्होंने बेच दिया। इसके कितने शेयर, तो 10% शेयर इसने बेच दिए। अब इसके पास में 90% की अपनी ओनरशिप रही और 10% इसने शेयर बेच दिए। क्यों बेचे, क्योंकि इसको पैसों की आवश्यकता थी इसलिए इसने बेचे। क्या बोल रहा हूं, इसको पैसों की आवश्यकता थी इसलिए इसने इसके शेयर बेचे। तो याद रखना, कोई कंपनी जब शेयर बेचती है, ये शेयर पहली बार अगर बेचती है, समझना इस बात को, अगर कोई कंपनी अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए या पैसा जुटाने के लिए मेरे साथियों क्या करती है, इसको पैसों की आवश्यकता है ना, कंपनी के मालिक को पैसों की आवश्यकता है, तो वो पैसा कहां कहां से लेगी। तो कंपनी का मालिक अपनी कंपनी के कुछ शेयर जारी कर सकता है, बेच सकता है और उससे पैसा ले सकता है। तो अगर ये शेयर पहली बार जारी किए गए, समझना मेरे साथियों, अगर ये शेयर पहली बार, कोई कंपनी है अगर मान लो वो पहली बार अपने शेयर को जारी करती है, तो इस स्थिति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आईपीओ के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, आईपीओ के नाम से जानते हैं। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से आप इसे जानते हैं। मैं बता दूंगा इसके बारे में फुल फॉर्म क्या है, याद रखना है, ठीक है। और अगर इस कंपनी को, मतलब पहली बार के अलावा, अगर ये कंपनी मेरे साथियों बाद में दूसरी बार या पहली बार के अलावा, है ना मेरे दोस्त, याद रखना, इसमें मैं लिख लूंगा फर्स्ट टाइम के अलावा या पहली बार के अलावा, अगर ये कंपनी बाद में कभी शेयर जारी करती है और बाजार से पैसा इकट्ठा करना चाहती है, तो पहली बार को छोड़कर, पहली बार के अलावा अगर इस कंपनी को पैसों की आवश्यकता है, पहली बार के अलावा अगर इस कंपनी को पैसों की आवश्यकता है और ये अपना शेयर जारी करती है, तो इसे हम बोलते हैं एफपीओ। किस नाम से जानते हैं इसे, एफपीओ के नाम से जानते हैं, एफपीओ। ये आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, दोनों के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं आपको यहां पर एक और बार बता दूं कि पहली बार जब कंपनी शेयर जारी करती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है, और ये प्राइमरी मार्केट में होता है, ये प्राथमिक पूंजी बाजार में होती है। ये जो गतिविधि है या आईपीओ जारी होता है, ये प्राथमिक पूंजी बाजार में होता है। किसमें होता है, ये प्राथमिक पूंजी बाजार का भाग है ना। और दूसरी बात, जब एफपीओ जारी किया जाता है या एफपीओ आता है, तो मेरे दोस्त ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत आता है ना। या इस पे अभी कुछ कमेंट नहीं करते, पहले इसको समझ लो आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अभी मैं बताता हूं कि आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, क्योंकि सवाल तो यहां से भी आते हैं ना। बहुत बढ़िया। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या जवाब दोगे, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, ऑफरिंग आप इसे बोल देते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। लिख लो, कभी आपको यहां पर दिक्कत आए तो यहां पर लिखेंगे आईपीओ। और आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से आप इसे जानते हो। तो आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आप इसे बोलते हैं। इसे प्रारंभिक प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, पर मेरे ख्याल से आप अंग्रेजी में ही याद करो। एक शब्द होता है एफपीओ, एफपीओ, और एफपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है एफपीओ का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसको आप लोग किस नाम से जानते हो, तो एफपीओ के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो मेरे दोस्त, एफपीओ के नाम से जानते हो। ये दोनों की दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इन दोनों बातों को आपको याद रखना है, आईपीओ क्या है और एफपीओ क्या है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं मेरे दोस्त कि प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार क्या चीज है। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं प्राथमिक पूंजी बाजार। आपको मैंने कल बताया था ना, ये पूंजी बाजार के दो प्रकार है। प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राथमिक पूंजी बाजार के नाम से आप इसे जानते हैं। और इसके लिए जो अंग्रेजी शब्दावली है हमारे पास में, वो क्या है, तो प्राथमिक पूंजी बाजार के लिए हमारे पास में अंग्रेजी शब्दावली क्या है, तो इसे हम कहते हैं मेरे दोस्त
प्राथमिक पूंजी बाजार के लिए अंग्रेजी शब्दावली है हमारे पास में, प्राइमरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी कैपिटल मार्केट, क्या बोलेंगे इसे? प्राइमरी कैपिटल मार्केट के नाम से आप इसे जानेंगे, प्राइमरी कैपिटल मार्केट के नाम से आप इसे जानेंगे, प्राथमिक पूंजी बाजार। तो आइए जरा प्राथमिक पूंजी बाजार के बारे में दो चार बातें हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्राथमिक पूंजी बाजार क्या है। तो याद रखना है, इसमें शेयर का लेन देन किस किस के बीच में होता है वो समझना। तो इसमें एक बात लिखेंगे, इसमें शेयर का लेन देन, इसमें कंपनी, इसमें कंपनी, इसमें कंपनी वित्त, वित्त का मतलब होता है पैसा, धन या फाइनेंस। इसमें कंपनी वित्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए, वित्त या पैसों या धन की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए करने के लिए करने के लिए पहली बार नहीं, ऐसा लिखो, करने के लिए शेयर जारी करती है, शेयर जारी करती है ना। तो पैसों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपनी क्या करती है? शेयर जारी करती है। और इन शेयर को कौन खरीदता है? इन्वेस्टर खरीदते हैं, है ना। तथा इन इन शेयर को तथा इन शेयर को तथा इन शेयर को निवेशकों निवेशकों यानी कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स तथा इन शेयरों को निवेशकों इन शेयर को निवेशकों द्वारा खरीदा जाता है। खरीदा जाता है। आ गई बात समझ में? तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि कोई XYZ नाम की कंपनी है, कोई कंपनी है, इस कंपनी को पैसों की आवश्यकता पड़ी, तो इस कंपनी ने क्या किया? सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इस कंपनी को अगर पैसों की आवश्यकता पड़ी, वित्त की आवश्यकता पड़ी, तो इस कंपनी ने क्या कर दिया मेरे साथियों? अपने शेयर जारी कर दिए। अपने शेयर क्या कर दिए? जारी कर दिए। ठीक है, तो कंपनी ने शेयर जारी कर दिए। समझना मेरी बात को। इन शेयरों को कौन खरीद लेगा? निवेशक खरीद लेगा, इन्वेस्टर्स खरीद लेगा। और इन्वेस्टर खरीदेगा तो इन्वेस्टर बदले में इस कंपनी को क्या देगा? पैसा देगा। भाई जितने का भी ये शेयर जारी करेगी वो इसको क्या कर देगा? पैसा दे देगा। तो मेरे साथियों, पैसा या धन या वित्त कहां से कहां चला गया? इसके पास चला गया। अब कंपनी की क्रेडिट के ऊपर इस शेयर की वैल्यू बढ़ती घटती रहती है। कंपनी की क्रेडिट कितनी है उसके ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो घटती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ये बात आपको यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ओके, आ गई बात समझ में? तो ये जो काम होता है ये प्राथमिक पूंजी बाजार में होता है, याद रखना। अब कंपनी तो शेयर जारी कर देगी, अब शेयर जारी कैसे होता है वो समझना। या शेयर जारी जब पहली बार करती है कंपनी तो उसी को आईपीओ कहते हैं। ये बात लिख लेते हैं। कंपनी जब पहली बार शेयर जारी करती है ना, कंपनी जब पहली बार शेयर जारी करती है, कंपनी जब पहली बार, फर्स्ट टाइम, है ना, कंपनी जब पहली बार शेयर जारी करती है, कंपनी जब पहली बार शेयर जारी करती है, शेयर जारी करती है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? आईपीओ के नाम से जाना जाता है। तो अगर कंपनी पहली बार शेयर जारी कर रही है तो इसे आईपीओ बोलते हैं। अगर पहली बार के बाद में शेयर जारी कर रही है कंपनी तो उसे एफपीओ के नाम से जाना जाता है। मैं पहले भी लिखवा चुका हूं। अब इसके अंदर एक और बात आप याद रखना मेरे साथियों, इसमें कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के बीच में सीधा संबंध होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इस बाजार में, इस कैपिटल प्राइमरी मार्केट में, इस बाजार में कंपनी
तथा निवेशक, कंपनी तथा निवेशक, और निवेशक को बोलते हैं इन्वेस्टर, कंपनी तथा निवेशक के मध्य सीधा संबंध होता है, के मध्य प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन, प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है। इसमें कंपनी तथा निवेशक के मध्य प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है, जुड़ाव होता है, क्योंकि कंपनी खुद बेच रही है ना और इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी से ही खरीद रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये इतनी बातें आपको प्राइमरी कैपिटल मार्केट के अंतर्गत याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। आओ जरा अगली हेडिंग डालते हैं, और वो हेडिंग है द्वितीयक पूंजी बाजार, द्वितीयक पूंजी बाजार, द्वितीयक पूंजी बाजार। द्वितीयक पूंजी बाजार है ना, और द्वितीयक पूंजी बाजार को आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट क्या बोलते हैं इसे? सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना। तो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के नाम से आप इसे जानते हैं, और इसी को हम लोग द्वितीयक पूंजी बाजार भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसे? द्वितीयक पूंजी बाजार के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो इसे सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के नाम से जाना जाता है, वो जरा आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं इसे? सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। आइए जरा इसमें क्या होता है। तो इसमें जो कंपनी ने पहली बार शेयर जारी कर दिए थे वो किसी इन्वेस्टर ने ले लिए। अब इन्वेस्टर उस शेयर की कीमत मान लो बढ़ गई या घट गई या उसको कभी पैसों की आवश्यकता पड़ी तो वो बेच देगा शेयर, है ना। तो इसमें एक बात लिखेंगे, निवेशक 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 जब अपने शेयर को बेचता है, निवेशक जब अपने पास रखे शेयर को बेचता है, निवेशक जब अपने पास रखे शेयर को बेचता है, निवेशक जब अपने पास रखे शेयर को बेचता है ना, तो यह लेनदेन या ये जो ट्रांजैक्शन है ना, द्वितीयक बाजार में होता है, द्वितीयक बाजार में होता है। तो यह लेनदेन द्वितीयक बाजार में होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? देखो फिर से समझ लो इस बात को, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं वो थोड़ा अच्छे से समझोगे ना, क्लियर रहेगा तो ज्यादा बेस्ट है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि कंपनी अगर शेयर जारी कर रही है, सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, कंपनी अगर पहली बार अपने शेयर को जारी कर रही है, थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कंपनी जब पहली बार शेयर जारी करती है तो इसको कौन खरीदता है? इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। आ गई बात समझ में? निवेशक खरीदते हैं। तो कंपनी ने क्या जारी किए? शेयर जारी किए। तो कंपनी ने शेयर जारी किए, इन्वेस्टर ने खरीदे। तो ये जो कवायद चलेगी, समझना, ये जो कवायद चल रही है, ये जो पूरा लेन देन चल रहा है, ये लेन देन जो चलेगा ना मेरे साथियों कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी मार्केट कहेंगे, ठीक है। अब ये इन्वेस्टर मेरे साथियों अपने शेयर को क्या करेगा? वापस से बेचेगा, है ना, और ये किसी दूसरे इन्वेस्टर के द्वारा खरीदे जाएंगे। तो इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स अगर शेयर का लेन देन हो, समझना, अब शेयर का लेन देन जो है वो किस किस के बीच में है? निवेशकों से निवेशकों के बीच में। तो ये जो कवायद चल रही है अब यहां से यहां तक की, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। आ गई बात समझ में? ये जो कवायद यहां से यहां तक की चल रही है, इसको किस नाम से जानेंगे? तो इसको बोलेंगे मेरे दोस्त सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के नाम से आप इसे जानेंगे,
बस केवल इतना ही है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों मैंने आपको बता दिया। तो इन्वेस्टर्स, जब इन्वेस्टर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू कंपनी, तो दिस मार्केट इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। ओके, यहां पर मैंने लिखा भी है ना कि इस बाजार में कंपनी तथा निवेशक के मध्य प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं कि इन्वेस्टर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कंपनी, है ना, लिख सकते हैं आप लोग इसमें, इन्वेस्टर्स इज डायरेक्टली है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड टू कंपनी, कनेक्टेड टू कंपनी। तो इन्वेस्टर का सीधा जुड़ाव होता है इसके अंदर कंपनी के साथ में, ये मैं बताना चाह रहा हूं। और इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर अगर हम बात करें तो वो किसके अंदर है, तो वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर है। देखो यहां पर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, आ रही बात समझ में? तो आप इसमें एक बात और ऐड कर ले भले सेकेंडरी मार्केट में, कि इसमें शेयर का लेन देन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होता है। तो लिखेंगे निवेशकों से निवेशकों के बीच में शेयर का लेन देन होता है, निवेशकों से निवेशकों के बीच में, इसमें शेयर का लेन देन निवेशकों से निवेशकों के बीच में होता है। तो निवेशकों से निवेशकों, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, निवेशकों से निवेशकों के मध्य शेयर का लेन देन होता है। शेयर का लेन देन होता है। ओके, तो मेरे साथियों, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर, है ना, तो शेयर का जो लेन देन है या ट्रांजैक्शन है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगर मैं भाव बताने में सक्षम रहा या कामयाब रहा तो बस इतना पर्याप्त है। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ, ट्रेडिंग इसी के अंतर्गत आता है जी, बिल्कुल। ओके, आ गई बात समझ में? तो ये मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर कनेक्टेड टू द कंपनी, ऐसा आप इसमें इन्वेस्टर इस, हाँ बहुत बढ़िया, आ गया गुरु ठीक है, बस इतना ही तो चाहते हैं यार, हमें क्या मतलब बाकी चीजों से। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज है जरा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हम सेबी के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, सेबी क्या है। आओ जरा, अगला हेडिंग में सेबी के बारे में डाल देता हूं। सेबी, सेबी, सेबी एक संस्था है। कैसी संस्था है वो देखना जरा। तो सेबी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सेबी का फुल फॉर्म याद रखना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसे? तो सेबी में लिखेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो, इसमें पहली बात लिखेंगे, इसकी स्थापना कब की गई थी, सेबी को कब स्टेब्लिश किया गया था। सवाल ये पूछा जाता है यहां से कि सेबी को कब स्टेब्लिश किया गया। तो आइए जरा स्थापना की हम चर्चा करते हैं कि इसको कब स्टेब्लिश किया गया। तो मेरे दोस्त 12 अप्रैल को इसको स्टेब्लिश किया गया था, 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 को इसको स्थापित किया गया था। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ठीक है, आ गई बात समझ में? अगली बात, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो क्या जवाब आपको देना है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां पर है।
तो मेरे दोस्त इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो भारत की वित्तीय राजधानी कहां पर है? मुंबई में है। तो मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर भी है। ओके, तो मुंबई में ही मेरे दोस्त इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और इसको एस्टेब्लिश भी कहां पर किया गया? तो मुंबई में ही किया गया। ये बात भी आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। अगली बात आपको मैं यहां पर बताते चलूं कि सेबी जो है, समझना, ये सेबी जो है इसको सांविधिक दर्जा या कानूनी दर्जा कब मिला? तो सेबी को सांविधिक दर्जा कब मिला मेरे दोस्त? सांविधिक दर्जा, है ना। तो सांविधिक दर्जे का मतलब है स्टेट्यूटरी बॉडी कब ये बनी, मतलब इसको कानूनी दर्जा कब मिला कुल मिलाकर के। तो सरकार ने क्या किया? एक एक्ट जारी किया था, सेबी एक्ट 1992। इससे इसको क्या मिला? स्टेट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला, है ना। तो याद रखना है, इसको सांविधिक दर्जा कब मिला? इसको स्टेट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, स्टेट्यूटरी बॉडी। अगर पूछा जाए कि सेबी किस तरीके की संस्था है, तो सेबी की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से की गई है। तो ये सांविधिक दर्जा इसको कब दिया गया? तो याद रखना है, इसको सांविधिक दर्जा दिया गया 30 जनवरी 1992 को। 30 जनवरी 1992 को इसको दिया गया। और किससे दिया गया सांविधिक दर्जा? एक एक्ट से दिया गया। उस एक्ट का नाम क्या है? तो सेबी एक्ट 1992 नाम है, याद रखना है। क्या बोलते हैं इसे? सेबी एक्ट 1992। तो सेबी एक्ट 1992 से मेरे दोस्त इसको कानूनी दर्जा दिया गया है। ये बात भी आपको याद रखना है, मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है सेबी के बारे में। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो अगली बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेबी जो है वो क्या करती है ना, सेबी का काम क्या होता है, तो आइए जरा सेबी के फंक्शंस के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं कि सेबी के क्या कार्य हैं। सेबी के फंक्शंस के बारे में हम चर्चा करते हैं, किसके क्या कार्य है। सबसे पहला कार्य तो यह है कि सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। क्या कार्य मेरे दोस्त? पहला कार्य मैं लिखूंगा, ये शेयर बाजार को रेगुलेट करती है। शेयर बाजार का विनियमन, शेयर मार्केट का विनियमन है ना। तो क्या लिखूंगा? रेगुलेशन ऑफ शेयर मार्केट। रेगुलेशन ऑफ शेयर मार्केट, रेगुलेशन ऑफ शेयर मार्केट, है ना। तो सेबी मेरे साथियों क्या करती है? ये रेगुलेशन करती है किसका? शेयर मार्केट का। तो शेयर मार्केट का रेगुलेशन करती है, इसके ऊपर कंट्रोल रखती है ना, मैनेज करती है। दूसरा, ये म्यूचुअल फंड का भी रेगुलेशन करती है। म्यूचुअल फंड, सामूहिक साझेदारी बोलते हैं ना, साझेदारी वित्त, है ना। तो लिखता हूं म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब वही रख रखाव, है ना, कोई गलत काम नहीं हो, वही सब चीजें, विनियमन ही बोलते हैं इसको भी। तो ये म्यूचुअल फंड का भी रेगुलेशन करती है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, शेयर बाजार को नियंत्रित। ओके ओके सर, थोड़ा ट्रिक से पढ़ाओ, नहीं आता यार, ट्रिक से नहीं आता पढ़ाना, है ना। मैं तो फैक्ट टू फैक्ट चलता हूँ, ट्रिक से नहीं कि सेबी में स से स, एम से एम, ऐसे नहीं आता अपने को पढ़ाना। अपना थोड़ा तदुर अलग ही मामला, ही सेट अलग है अपना, अलग ही मामला है। तीसरा याद रखना, तीसरा क्या है? तीसरा है इन्वेस्टर्स जो है, जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, उनका ध्यान रखना। तो निवेशकों के ध्यान रखना, निवेशकों का ध्यान रखना, ये भी लिख सकते हैं, निवेशकों का ध्यान रखना, निवेशकों का ध्यान रखना, ये भी एक कार्य है इसका। इन्वेस्टर्स का ध्यान, अरे 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 अरे, निवेशकों का ध्यान रखना, निवेशकों के हितों का ध्यान रखना, ऐसा लिखे, निवेशकों के हितों का ध्यान रखना। हित का मतलब उनका क्या अच्छा है ना। तो निवेशक के हितों का ध्यान रखना, ध्यान रखना, निवेशकों के हितों का ध्यान रखना, यह भी आपको याद रखना है ना। निवेशकों के हितों का ध्यान रखना, यह भी आपको यहां पर याद रखना है, यह भी है मेरे साथियों इसका एक कार्य। फिर चौथा है, बहुत सारी कंपनी अपनी गुप्त सूचनाएं जो है वो लीक कर देती है मार्केट में। जैसे मान लो मेरे चाचा टाटा में काम करते हैं और उनको पता चल गया कि यार पानी से चलने वाली कार आने वाली है, और उन्होंने मेरे को बोला यार विनय एक काम कर, पानी से चलने वाली कार मार्केट में आने वाली है अगले 2 महीने के अंदर, तू टाटा के शेयर खरीद ले। मैंने बहुत सारे टाटा के शेयर जो है वो खरीद लिए,
बहुत सारे टाटा के शेयर मैंने खरीद लिए, आ गई बात समझ में, और शेयर की कीमतें बढ़ गई, तो मुझे तो फायदा हो गया ना बहुत सारा, लेकिन ये फायदा मुझे मतलब गलत तरीके से हुआ है, तो इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, भेदिया व्यापार आप इसे कह देते हैं। तो मैं अंग्रेजी में लिखता हूं इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, और इसी को बोलते हैं भेदिया व्यापार। किसके नाम से जानते हैं आप इसे? भेदिया व्यापार, भेदिया व्यापार, इनसाइडर ट्रेडिंग, भेदिया व्यापार। तो भेदिया व्यापार पर रोक लगाना तो सेबी की ही जिम्मेदारी है, ये भेदिया व्यापार पर रोक लगाती है, और हाँ जुर्माना भी लगाती है, याद रखना, है ना, बहुत सारी कंपनियों पर इस जुर्माना लगाती है। तो मेरे साथियों, जुर्माना लगाना, जुर्माना कब लगाती है? जुर्माना लगाना, पेनल्टीज लगाना, पेनल्टी कब लगाती है मेरे साथियों? पेनल्टी कब लगाती है? जब कोई कंपनी गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दे। आवाज कट रही है भाई मेरे, आज ना एप्लीकेशन अपडेट हुई है तो इस वजह से शायद कोई दिक्कत हो, पर चिंता मत करिएगा, ये क्लास अपलोड हो जाएगी। ऐसे तो जुर्माना लगाना है ना, तो अवैध तरीके से अगर किसी कंपनी ने पैसा कमाया है तो मेरे दोस्त ये जुर्माना लगाने का काम भी करती है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि मैंने इसके अंदर आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश की है। मैं तो देखो यही चाहता हूं कि आप अच्छे से चीजों को समझ लें, अगर कहीं दिक्कत आती है तो फिर हमें हुई सही, पर फिर भी इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या आ गई इतनी बातें समझ में? जल्दी से एक बार बता दो, है ना, मैं एक बार, हाँ कोई बात नहीं, हाँ जी ठीक है ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो सब इसके इसके संबंध में बात हो गई। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, दे दूं? सेबी के प्रमुख कौन है, ये आपका होमवर्क है, आपसे उम्मीद कर सकता हूं ना होमवर्क की। तो, तो याद रखना सेबी के प्रमुख कौन है, इसके हेड कौन है सेबी के, सेबी के प्रमुख कौन है, प्रमुख व्यक्ति कौन है सेबी के, ये आप लोगों का होमवर्क मैं यहां पर दे रहा हूं, HW में लिख रहा हूं कि कौन है इसके प्रमुख। ये होमवर्क है और आप लिखेंगे, होमवर्क की जगह आपको लिखना ही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो ये तो सेबी के बारे में। अच्छा, अगर कोई बच्चा या अगर कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में खेलना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर कोई बच्चा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, शेयर मार्केट में मेरे दोस्त वो पैसा लगाना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो मैं तो कहूंगा मत ही लगाओ, लेकिन फिर भी नहीं माने वो कि नहीं मैं तो मानू ही नहीं, मेरे को तो लगाना है। तो बेटा एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उस अकाउंट को किस नाम से जानते हैं? डीमेट अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है उस अकाउंट का नाम क्या है, तो डीमेट अकाउंट उसका नाम है, डीमेट अकाउंट आप इसे कह देते हैं। ये डीमेट अकाउंट मेरे साथियों क्या बोलते हैं? डीमेट अकाउंट के नाम से आप इसे जानते हैं, क्या बोल देते हैं इसे? डीमेट अकाउंट। तो अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में लेन देन करना चाहता है, शेयर की खरीदी बिक्री करना चाहता है, तो याद रखना उसे डीमेट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। तो डीमेट अकाउंट मेरे साथियों इसमें लिखेंगे शेयर का लेन देन करने के लिए, शेयर का लेन देन करने के लिए, शेयर का लेन देन, तो शेयर का लेन देन के लिए, शेयर का लेन देन करने के लिए या ट्रांजैक्शन, शेयर का लेन देन के लिए। अरे लेन देन क्यों नहीं लिखा रहा भाई? लेन देन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन, या शेयर की खरीदी बिक्री लिख लो, नहीं लिखाता है ना तो अपन चेंज ही कर देते शब्दावली। शेयर की खरीदी बिक्री के लिए, शेयर की खरीदी बिक्री के लिए, शेयर की खरीदी बिक्री के लिए कौन सा अकाउंट जरूरी है? तो डीमेट अकाउंट जरूरी है, डीमेट अकाउंट है ना, डीमेट अकाउंट। अच्छा, शेयर की खरीदी बिक्री किस प्लेटफॉर्म पर की जाती है? तो उसको बोलते हैं मेरे साथियों, हाँ बहुत बढ़िया, माधवीपुरी बुच नहीं है, अब चेंज हो गई बहुत बढ़िया, ओके ओके, ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया सर, वॉइस नहीं आ रही है।
चलो, तो देखो ये सब मैंने आपको बताया। अगली बात यहां रखना है, इसमें एक शब्द होता है बुल, एक शब्द होता है बुल और एक शब्द होता है बियर। बुल का मतलब होता है सांड, है ना, हिंदी में इसे आसान भाषा में सांड बोल देते हैं, पर इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में तेजड़िया के नाम से जानते हैं, तेजड़िया, इसको बुल ही कह देते हैं। तेजड़िया का मतलब सांड होता है क्या? नहीं, बुल को बोलते हैं सांड, है ना, तेजड़िया बोल देते हैं, तेजड़िया। ये तेजड़िया कौन होते हैं? तो शेयर मार्केट में बुल और बियर दो शब्दावली है, दो टर्म है, याद रखना है। बुल वो लोग होते हैं जो ये अनुमान लगाते हैं, ये पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं कि शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो जो ऐसी पॉजिटिव अप्रोच रखे कि आने वाले समय में शेयर की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, प्राइस विल बी इंक्रीज इन फ्यूचर्स, तो याद रखना मेरे दोस्त, तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बुल बोलते हैं, है ना। तो लिखे ऐसे निवेशक, या जो ऐसा लिखे जो निवेशक, या थोड़ा पेन मुटका हो गया, कोई बात नहीं। तो जो शेयर की कीमतों में बढ़ोतरी की आशा रखते हो, जो शेयर की कीमतों में, शेयर की प्राइस में, शेयर की कीमत में बढ़ोतरी की आशा रखे, बढ़ोतरी की आशा करे, बढ़ोतरी की आशा करे, और उसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, उसे बुल के नाम से जानते हैं, बुल, है ना। ये पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग होते हैं, है ना। फिर एक और शब्दावली है जिसे आप लोग बोलते हैं बियर, बियर का मतलब ऐसे भालू होता है ना। तो लिखेंगे बियर। आप किसी और बियर की बात कर रहे हैं, इसे बोलते हैं मंदड़िया, मंदड़िया, मंदड़िया के नाम से भी आप इसे जानते हो। तो बियर या इसी को मंदड़िया आप लोग कह देते हैं, क्या बोल देते हैं? मंदड़िया। तो आइए जरा, मंदड़िया या बियर, बियर किसे कहते हैं? तो मेरे साथियों, बियर उसको कहते हैं, उस इन्वेस्टर्स को कहते हैं जो ये सोचे कि यार शेयर मार्केट की वैल्यू गिरेगी, कम होगी, तो उसे हम मंदड़िया के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी शब्दावली में लिखें, जो शेयर की कीमतों में कमी, जो शेयर की कीमतों में कमी की आशा करे, जो शेयर की कीमतों में कीमतों में कमी की आशा करे, ये नेगेटिव लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे यार ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। वैसे ही कुछ जीवन में होते हैं ना, हमारे जीवन में भी कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही भाई साहब, सब कुछ ओके है? एप्लीकेशन में कुछ इशू है? मैं आपसे सलाह, या आपसे मैं कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे साथी लोग, आप क्लास से बाहर हो जाओ और वापस से क्लास में अंदर आ जाओ, ठीक है? सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो ये बियर, मंदड़िया बोलते हैं। तो जो शेयर की कीमतों में कमी की उम्मीद रखते हैं उन्हें मंदड़ियों के नाम से जाना जाता है। चलो अगली बात करते हैं, भारत के कुछ शेयर बाजार है उनकी हम चर्चा करते हैं। तो भारत के शेयर बाजार, भारत के शेयर बाजार, तो मुख्य रूप से भारत में दो शेयर बाजार है ना। क्या लिखेंगे? भारत के शेयर बाजार के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। है ना, भारत के शेयर बाजार के हम बारे में बातचीत कर लेते। देखो भारत में दो शेयर बाजार मुख्य रूप से बड़े प्रचलित हैं। एक को बोलते हैं मेरे साथियों, जो सबसे प्राचीन भी है, उसका नाम है बीएसई, बीएसई, और दूसरे को हम बोलते हैं एनएसई। आइए जरा बीएसई और एनएसई के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये बीएसई क्या है और ये एनएसई क्या है ना। यहां से सवाल बन सकते हैं। बुल को हिंदी में क्या लिखा समझ नहीं आया? तेजड़िया, खाली पीडीएफ मत देखो, मैं जो बोल रहा हूं वो भी देखो मेरे भैया बहन, है ना। ठीक है। आओ जरा हेडिंग डालते हैं, हेडिंग, हेडिंग क्या डालेंगे? बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। आओ, आओ जी आओ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, ये मुंबई में जिस सड़क पर है ना, उसे बोलते हैं दलाल सड़क, दलाल स्ट्रीट। जैसे हमारे यहाँ अपने गांव क्षेत्र में नहीं होता, शहर में कोई एक पॉइंट है, वो कहाँ है, किस रोड पर है, तो किसी व्यक्ति का नाम रख देते हैं उसके ऊपर कि यार ये इस रोड के नाम से जाना जाएगा। वैसे ही ये बीएसई जिस रोड पर है उसे बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। इसका फुल फॉर्म है, ये जिस रोड पे उसको बोलते हैं दलाल स्ट्रेट। किसके नाम से जानते हैं? दलाल स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। राहुल मौर्य, राहुल मौर्य का नंबर निकाला जाए, राहुल मौर्य का नंबर निकाला जाए टीम। चलो, बात आ गई समझ में? घर जी, सर जी आपके गांव में लाल सड़क है? मेरे गांव में लाल सड़क, ये क्या बात हो सकती? एक मिनट भाई, मैं राहुल मौर्य, ओके। एक मिनट है ना, एक मिनट। सचिन सही बोल रहे हो, कोई बात नहीं सचिन, ये भी तो हमारे भाई ही हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो आगे देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये किस सड़क पर है। तो इसकी स्थापना आप लिख लो सबसे पहले तो, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। और मेरे दोस्त याद रखना, ये दलाल रोड पर है, दलाल सड़क पर। तो दलाल स्ट्रीट उसका नाम है। तो बीएसई को दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखना है। क्या लिखेंगे? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। तो एशिया का सबसे पुराना है ये, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसका संवेदी सूचकांक क्या है, तो याद रखना है इसका सेंसेक्स 30 है। आ जाएगा कि इस पेज पर? हाँ आ जाएगा। इसका संवेदी सूचकांक, इसका सूचकांक क्या है? तो इसका सूचकांक है सेंसेक्स 30, सेंसेक्स 30। याद रखना ये इसका सूचकांक है। ये 30 क्या है लास्ट में? तो ये टॉप ब्लू चिप कंपनी है, ये टॉप ब्लू चिप कंपनी है भाई इस मार्केट में, है ना। टॉप ब्लू चिप कंपनी है ये। याद रखना इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड जितनी भी कंपनियां हैं उसमें सबसे टॉप मोस्ट की जो 30 कंपनियां हैं, उसके शेयर में परिवर्तन होने से, उसकी शेयर की कीमतों में परिवर्तन होने से सेंसेक्स का मान भी जो होता है वो बदलता जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, बीएसई के बारे में। वैसे ही एक और है मेरे दोस्त, एनएसई, एनएसई, एनएसई के बारे में हम बातचीत करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म है। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म, मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका? तो याद रखना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
उसका हेडक्वार्टर शायद हमने नहीं लिखा है, वो लिख लेना मुंबई। बॉम्बे नाम से स्पष्ट है ना। तो याद रखना है एनएसई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई का क्या है फुल फॉर्म, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का फुल फॉर्म है। जरूर आप लोग इसे याद रखें। एनएसई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इसका भी मुख्यालय कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर भी मेरे दोस्त याद रखना है मुंबई में ही है, मुंबई में ही। फिर अगर आपसे स्थापना पूछ ली जाए कि बताओ एनएसई की स्थापना किसके द्वारा की गई या किस समिति की सिफारिश के द्वारा की गई, तो याद रखना इसकी स्थापना की गई थी मेरे दोस्त फैरवानी समिति की सिफारिश पर, फैरवानी समिति की सिफारिश पर। फैरवानी समिति की सिफारिश पर। तो फैरवानी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, एनएसई की स्थापना कब की गई है, बहुत बढ़िया। दिल्ली में नहीं है यार, मुंबई में। कहां से दिल्ली में, ये बताओ। मैंने कहीं लिखा दिल्ली में है, कहीं भी लिखा क्या मैंने? फिर आप अपने मन से ही दिल्ली कर देते हो उसको, हैं? नहीं ना, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, तो लिखो एनएसई की स्थापना कब की गई थी, 1992 में। भाई इस केमिस्ट्री क्लासेस नोट, मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस में इसकी क्लासेस है 8 से 9 में, है ना। अभी 8 से 9 में आपकी क्लास है इसकी। तो याद रखना इसकी स्थापना की गई थी 1992 में, 1992 में। ओके राहुल सर, ठीक है ना। मुख्यालय इसका मैंने आपको बता दिया। इसके सूचकांक की हम बात करते हैं, तो इसका इसका जो सूचकांक है वो है निफ्टी 50, निफ्टी 50, निफ्टी 50, वही 50 टॉप ब्लू चिप कंपनियां इसके अंदर भी। इससे पूछा जा सकता है, इससे पूछा जा सकता है इसका प्रमोटर बैंक कौन सा है, तो आईडीबीआई इसका प्रमोटर बैंक है। क्या बोलेंगे, प्रमोटर बैंक, प्रमोटर बैंक। तो याद रखना आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ये पूंजी बाजार के बारे में इतनी सारी बातें हुई जो कि मैंने आपको आज करवाई। ठीक है, चलो भाई, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। उम्मीद है यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी की सारी बातें हैं। अब हम, कल क्लास नहीं होगी, कल सैटरडे है, संडे को आपकी ऑफ रहती है। कल आपका मॉक टेस्ट होगा। अब हाँ, मॉक टेस्ट कहां होगा, तो एप्लीकेशन पर ही मॉक टेस्ट होता है, क्लास के टाइमिंग पर ही। तो कल शाम को 6 बजे आपका मॉक टेस्ट होगा। और मैं बोल देता हूं टीम को कि मॉक टेस्ट लगा दे, है ना। अगर अभी तक नहीं हुए तो लगा देगी कल। कल आप इसी समय क्लास में आकर के मॉक टेस्ट का आनंद ले लीजिएगा। बाकी मैं टेलीग्राम पर भी आपको मैसेज कर दूंगा, है ना, आपके इसमें कि क्या है केमिस्ट्री की क्लासेस का टाइमिंग क्या है। ये बड़ा इशू है आप लोगों को। तो आइए जरा आपके मार साहब से ही हम लोग सुन लेते हैं कि केमिस्ट्री की क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, है ना। वही आपको अच्छे से बता पाएंगे। सही है गलत है, सही है ना, हाँची बात है कि नहीं है। तो देखो भाई, केमिस्ट्री की क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा। मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस में भी 8 से 9 में क्लास है शायद, सर बता रहे थे। क्यों मार साहब, पता नहीं मार साहब कहाँ भग गए हैं, है ना। तो अभी सर शायद यहाँ नहीं है, लेकिन 8 से 9 में आपके शेड्यूल में डली होगी। शेड्यूल में केमिस्ट्री की क्लासेस शो नहीं हो रही है। अच्छा चलो मैं बात करता हूं, अगर नहीं हो रही है तो फिर कुछ करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे। और मिलते हैं आपसे सोमवार को। तो सोमवार को हम लोग इंतजार करेंगे आपका शाम को 6 बजे। ठीक है, धन्यवाद, जय महाकाल।